हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता और आज हम दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्राउंड्स ऑफ इविक्शन ऑफ द टेनेंट। और इसमें सिर्फ आपको इविक्शन के ग्राउंड्स ही नहीं, प्रोटेक्शन के ग्राउंड्स भी मिल जाएंगे कि टेनेंट कौन कौन से ग्राउंड्स पर अपने आप को बचा सकता है। क्योंकि ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम मैं कोई बहुत लंबे नोट्स नहीं बना पाई हूँ। सिर्फ 3 स्लाइड्स में मैं आपको पूरा सेक्शन 14 समझा दूंगी और इतने अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि आप पेपर में लिख के आ सकते हो, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अभी एंड सेमेस्टर्स है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 ये बोल रहा है सिर्फ कि कोर्ट या फिर जो कंट्रोलर है उन्हें ऐसी कोई भी डिक्री ऑर्डर पास नहीं करनी चाहिए इन फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड जिसकी वजह से हमारा टेनेंट डिस्पोजेस हो जाए। लेकिन ऑफ कोर्स अब ये डिक्री या ऑर्डर पास कर सकते हैं कोर्ट या फिर कंट्रोलर जब टेनेंट को हमें एविक्ट करना है, ठीक है। और वो एविक्शन के जो ग्राउंड्स है वो देखो कौन कौन से। सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए बोलते हैं नॉन पेमेंट ऑफ द रेंट। तो अब मान लो जो टेनेंट है हमारा, वो रेंट उसने पेमेंट नहीं करी है, तो जो लैंडलॉर्ड है उसने टेनेंट को नोटिस ऑफ डिमांड दिया कि भाई तू अपना जो रेंट है वो मेरे को पे कर दे। लेकिन अब जो टेनेंट है उसको वो नोटिस मिल गया और नोटिस मिलने के विद इन 2 मंथ्स उसने तब भी रेंट की पेमेंट नहीं करी है। तो फिर लैंडलॉर्ड क्या करेगा, एप्लीकेशन डाल देगा कंट्रोलर के पास कि इसने रेंट का पेमेंट नहीं किया, अब इसको आप एविक्ट करो, इसको निकालो। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 इसी से जुड़ी बात कहता है। वो बोलते हैं द टेनेंट पेज द रेंट एज पर सेक्शन 15 देन नो एविक्शन ऑर्डर कैन बी पास्ड। इसका सेक्शन 15 क्या बोलता है, इसका मतलब ये है कि अब जो लैंडलॉर्ड है, स्टोरी आगे कंटिन्यूड है। लैंडलॉर्ड जो है वो एप्लीकेशन लेके गया कंट्रोलर के पास कि इसने मेरा रेंट पे नहीं किया है टेनेंट ने, आप इसको निकालो। तो जो कंट्रोलर है ना वो सीधे सीधे एविक्शन ऑर्डर नहीं पास कर देगा। वो पहले सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 क्लॉज सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 जो है उसके अंडर क्या करेगा कि पहले जो टेनेंट है उसको बुलाएगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा टू बी हर्ड, उसको सुनेगा कि भाई क्यों नहीं दे रहा तू रेंट। फिर उसके बाद उसको 1 महीना भी देगा कि तू इस 1 महीने के अंदर रेंट पे कर। अब मान लो अगर जो टेनेंट है उसने 1 महीने के अंदर पेमेंट ऑफ द रेंट कर दी, तो फिर जो कंट्रोलर है वो उसको नहीं निकालेगा, वो कोई एविक्शन ऑर्डर पास नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या बोला है, बट दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली वंस। यानी कि एक बार अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी एग्जॉस्ट कर ली, फिर अगर आप दोबारा डिफॉल्ट करते हो ना, तो आपको ये जो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, तो आगे लिखा है इफ यू डिफॉल्टेड अगेन फॉर 3 मंथ्स, तो आप सीधा एविक्शन ऑर्डर कि अब मान लो कि आपको सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के अंडर जो कंट्रोलर है उसने 1 महीना दिया था कि तूने पहले पेमेंट नहीं करी, अब 1 महीने के अंदर कर दी। और अब क्या है, जो टेनेंट है उसने 1 महीने के विद इन पेमेंट कर दी। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब क्या हुआ, टेनेंट जो है उसने दोबारा रेंट का पेमेंट नहीं किया और लगातार 3 महीने नहीं किया। तो फिर अब क्या है कि जो लैंडलॉर्ड है वो दोबारा कंट्रोलर के पास पहुंचा एप्लीकेशन लेके कि अब आप इसको निकाल दो, इसने 3 महीने से रेंट की पेमेंट नहीं करी है। तो जो कंट्रोलर है ना, अब वो सीधा एविक्शन ऑर्डर ही पास करेगा। अब वो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के अंडर आपको कोई 1 महीना वगैरह नहीं देने वाला, ये अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड नहीं देने वाला है, सीधा आपको निकालेगा। अब सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी क्या बोलते हैं, इफ द टेनेंट सबलेट, या तो किसी और को भी किराए पे रख लिया, या फिर क्या असाइन कर दिया, मतलब अपने पूरे जो टेनेंसी राइट्स है वो किसी और बंदे को दे दिए, या अदरवाइज पार्ट विद द पोजेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द प्रेमाइसेस, या फिर क्या करा कि किसी और को अपने जो रेंटेड प्रेमाइसेस है उसका एक्सक्लूसिव पोजेशन दे दिया, खुद खुद नहीं यूज कर रहा। तो ये भी एक ग्राउंड कंसिडर किया जाएगा एविक्शन ऑफ द टेनेंट के लिए। अब सेक्शन 14 सब सेक्शन 4 क्या बोलता है कि मान लो रेंटेड प्रेमाइसेस में टेनेंट एक बिजनेस चला रहा है और उसका एक बिजनेस पार्टनर भी है, जो वो बोलता है कि ये ना मेरा बिजनेस पार्टनर है। लेकिन वो जो बिजनेस पार्टनर है वो रेंटेड प्रेमाइसेस में ऐसे रह रहा है जैसे कि मान लो कि वो सब टेनेंट है। ठीक है, और वो भी विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो हम मानेंगे कि ये सब लेटिंग है और वो एक ग्राउंड बन जाएगा टेनेंट के इविक्शन के लिए। देन सब सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी क्या बोलता है कि जो टेनेंट है उसको बोला था कि तू रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए ये जो है तुझे प्रेमाइसेस दे रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन जो टेनेंट है एक्चुअली में उसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं मिसयूज या फिर चेंज ऑफ द यूजर। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये भी ग्राउंड ऑफ एविक्शन बन जाता है। यानी कि टेनेंट यूजेस द प्रेमाइसेस फॉर अ पर्पस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्पस फॉर विच द प्रेमाइसेस वर रेंटेड या ओरिजिनली रेंटेड टू हिम। दिस इज नोन एज मिसयूज या चेंज ऑफ द यूजर। अब इसमें ना 2 कंडीशन है। इसमें बस ये बोला गया है कि मान लो प्रीमाइसेस जो है अगर रेंट पे दी गई थी बिफोर 9th जून 1952, तो आपका इविक्शन कब हो सकता है, या तो मान लो कि आपने मिसयूज किए प्रीमाइसेस, यानी कि आपको बोला था रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज करिए बट आपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करी, और आपने लैंडलॉर्ड का कंसेंट भी नहीं लिया, ना आपने उसका ओरल कंसेंट लिया ना रिटन कंसेंट लिया। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में चेंज कर दिया गया है। अगर आपने प्रीमाइसेस जो है वो रेंट पे दिए ऑन या फिर आफ्टर 9th जून 1952, तो आपको इविक्ट कब किया जा सकता है, या तो आपने मिसयूज किए,
ठीक है, यानी कि रेज़िडेंशियल पर्पसेस का था बट आप कमर्शियल पर्पसेस यूज़ करने लग गए, प्लस में आपने लैंडलॉर्ड की कंसेंट भी नहीं ली और सिर्फ रिटन कंसेंट की बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि मान लो अगर आपने लैंडलॉर्ड की ओरल कंसेंट ली थी, आपने लैंडलॉर्ड से पूछा था कि यार मैं रेज़िडेंशियल की बजाय कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर लूँ? और लैंडलॉर्ड ने बोला कि हाँ, कर लो। लेकिन उसने लिखावट में कुछ नहीं दिया, लिखित में कुछ भी नहीं दिया। तो फिर अगर लैंडलॉर्ड कल को कंट्रोलर के पास पहुँच जाता है ना कि इसको इविक्ट करो क्योंकि इसने मिसयूज़ किया है लैंड का, मतलब प्रीमाइसेस का, और अगर आप बोलते हो कि नहीं यार मैंने लैंडलॉर्ड से ओरल कंसेंट ली थी, तो वो मान्यता नहीं रखेगी। वो पहले हो जाता था कि अगर प्रीमाइसेस वर लेट आउट बिफोर 9th जून 1952, तो अगर आपने ओरल कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड ली थी तो चल चल जाता था। लेकिन अब आपको रिटन कंसेंट ही लेनी है। अगर रिटन कंसेंट नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 14 सबसेक्शन 5 बोलते हैं, अब मान लो ये जो लैंडलॉर्ड है उसको पता चला कि टेनेंट जो है वो मिसयूज कर रहा है प्रीमाइसेस का। मैंने बोला था रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज करो बट कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप सीधा ही पहले कंट्रोलर के पास नहीं पहुंच जाओगे। आप क्या करोगे, पहले टेनेंट को बोलोगे कि भाई मैंने तेरे को रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए दी थी तो कमर्शियल पर्पस के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, स्टॉप कर दे अभी के अभी, रुक जा। फिर उसके बाद आप 1 महीने तक वेट करोगे, 1 महीने तक टेनेंट को टाइम दोगे कि वो दोबारा से रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए ही यूज करें। लेकिन अब मानो 1 महीने बाद भी जो टेनेंट है वो नहीं माना, वो अभी भी कमर्शियल पर्पसेस के लिए ही यूज करे, तब आप जो है वो कंट्रोलर के पास जाके एविक्शन एप्लीकेशन फाइल करोगे और कंट्रोलर जो है वो एविक्शन ऑर्डर पास करेगा ऑन द बेसिस, पहले ये देखेगा कि क्या पब्लिक न्यूसेंस कॉज हो रहा है या फिर डैमेजेस कॉज हो रहे हैं या फिर लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट को डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो रहा है या मतलब बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत गंदी तरीके से लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट जो है वो इफेक्ट हो रहा है, ये सब चीजें देखेगा। अब सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 क्लॉज ही टॉक्स अबाउट बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। बोनाफाइड रिक्वायरमेंट क्या होता है कि मान लो लैंडलॉर्ड ने प्रेमाइसेस जो है वो रेंट पे दे दी किसी टेनेंट को। लेकिन अब एकदम से क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड है उसको बहुत ज़रूरत पड़ गई उस रेज़िडेंशियल प्रीमाइसेस की। यहाँ पे प्रीमाइसेस सिर्फ रेज़िडेंशियल की बात हो रही है, ठीक है? तो अब जो लैंडलॉर्ड है उसको रेज़िडेंशियल पर्पसेस के लिए वो प्रीमाइसेस की ज़रूरत पड़ गई, या तो अपने खुद के लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए। और वो जो लैंडलॉर्ड है वो ओनर है उस प्रीमाइसेस का, जो उसने लेट आउट की थी, उसी प्रीमाइसेस की बात हो रही है। और लैंडलॉर्ड के पास है ना कोई भी और घर या अकोमोडेशन दिल्ली में नहीं है, जिसमें वो रह सकें या वो अपने फैमिली मेंबर जो है वो रह सकें। तो फिर क्या है, ये जो लैंडलॉर्ड है ना, इस बेसिस पे टेनेंट को एविक्ट करवा सकते हैं। ठीक है कि किन बेसिस पे कि प्रीमाइसेस वर लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, नाउ द लैंडलॉर्ड genuinely needs it for residential purposes, landlord must be the owner of the premises, landlord must not have any other suitable accommodation in Delhi। पहले देखो ये रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए होता था बट अब एक केस आया था सत्यवती शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये बोला कि सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी हो सकता है। तो अब इसमें क्या होता है, सेक्शन 25 भी जो है वो स्पेशल प्रोसीजर फॉर एविक्शन, यानी कि अगर आप बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे किसी टेनेंट को एविक्ट करना चाहते हो ना, तो एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो होता है। उस प्रोसीजर के हिसाब से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। उसमें सबसे पहले तो टेनेंट के ऊपर समन्स सर्व किए जाते हैं। वो और समन्स में ये लिखा होता है कि भाई ये जो लैंडलॉर्ड है वो बोल रहा है कि तुम्हें हम एविक्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। अगर तुम्हें दिक्कत है इस एविक्शन से तो तुम एक एफिडेविट फाइल कर दो। और ये जो समन्स है वो कैसे इशू करे जा सकते हैं, या तो नॉर्मल समन्स जैसे होता है ना, सर्विस ऑफ समन्स जैसे होता है, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी किए जा सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हो सकते हैं। तो आपको समन्स हो गए, लेकिन मान लो आपको समन हमने सर्व करवाए या पर आपने रिफ्यूज कर दिया वो लेने से, तो ऐसा माना जाएगा कि आपके ऊपर समन्स जो है वो सर्व हो गए थे, आपको बता दिया गया था कि आप बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के ग्राउंड पे इविक्ट हो सकते हो, इसलिए आप एफिडेविट फाइल कर लो। अब अगर आपने एफिडेविट फाइल नहीं किया तो फिर तो आपका मतलब आपको निकाल ही दिया जाएगा ना, आपके अगेंस्ट एविक्शन ऑर्डर पास हो जाएगा। लेकिन मान लो आपने एफिडेविट फाइल कर दिया और एफिडेविट में आपने अच्छे खासे जो है आपको ग्राउंड्स लिखने हैं कि आपको क्यों एविक्ट नहीं करना चाहिए, या फिर लैंडलॉर्ड जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, आपको वो प्रूफ करना है। तो अगर कंट्रोलर को लगता है ना कि आपने एफिडेविट में कुछ ऐसी बातें लिखी है कि अगर वो बातें प्रूव हो गई तो ये जो लैंडलॉर्ड जो क्लेम कर रहा है वो सब गलत साबित हो जाएगा। तो फिर जो कंट्रोलर है वो आपको परमिशन दे देगा कि ठीक है तुम अपने आप को डिफेंड करो। फिर तो अब आपको ऐसे कौन से ग्राउंड्स लेने हैं, आपको ग्राउंड ये लेने हैं कि पहली बात तो ये जो लैंडलॉर्ड है उसके पास मान लो कोई दूसरा अकोमोडेशन है दिल्ली में, बहाने बना रहा है, ठीक है, उसके पास दूसरी जगह है रहने के लिए, आराम से वहां पे रह सकते हैं। या फिर लैंडलॉर्ड जो है वो ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस नहीं है, या फिर बोनाफाइड वे में या जेन्युइनली अभी उसको जरूरत नहीं है, ऐसी बहाने वगैरह बना रहा है मुझे निकालने के लिए, तो ये सब अगर आप ग्राउंड्स लेते हो ना, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपका इविक्शन ऑर्डर रुक जाए।
और इसमें सेक्शन 25B के अंडर एक बार इविक्शन ऑर्डर आ गया ना, तो उसमें फिर कोई अपील वपील में नहीं जा सकते आप। उसमें सिर्फ ये रेमेडी होती है कि या तो हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल कर लो, और वो भी इसमें ये चेक होता है कि लॉ के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ है या फिर नहीं, या फिर जो ये कंट्रोलर है ना, वही उसके पास रिव्यू फाइल कर सकते हो, वो एक और बात देख लेगा कि ठीक है, सही डिसीजन लिया गया है या नहीं। और पूरा जो ट्रायल होता है ना, वो बहुत ही जल्दी होता है, मतलब जैसे होता है ना, समरली होता है पूरा। स्मॉल कॉजेस कोर्ट के प्रोसीजर फॉलो होते हैं कि एकदम से क्विक डिस्पोजल जो है वो पूरा हो जाए एविक्शन मैटर का। तो इससे रिलेटेड ही सेक्शन 14 सबसेक्शन 6 बोलते हैं कि मान लो अभी अभी किसी ने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, ठीक है, और वो बोलने लग जाता है कि और वहां पे एक टेनेंट रह रहा है, ठीक है, वो बोलने लग जाता है कि यार मेरे को तो ना बोनाफाइड रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे ये प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये टेनेंट को निकालो। पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने अभी अभी न्यूली परचेज करी है ना प्रॉपर्टी, और वहां पे एक टेनेंट रह रहा है, तो आप उसको एकदम से नहीं निकाल सकते। आपको पहले 5 साल वेट करना पड़ेगा। अभी आपने एक्वायर किया है, तो एक्वायर करने के 5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है वो आप बोनाफाइड रिक्वायरमेंट्स पे क्लेम कर सकते हो कि मुझे बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है या ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो टेनेंट को निकालो। तो यही है सेक्शन 14 सबसेक्शन 6। इफ अ पर्सन purchase property, he cannot evict the tenant immediately and must wait for 5 years from the date of the acquisition. सेक्शन 14 सबसेक्शन 7 क्या बोल रहा है कि मान लो जो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया था ना, कि बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे लैंडलॉर्ड को चाहिए, ठीक है, तो अगर ऑर्डर जो है वो लैंडलॉर्ड के फेवर में पास हो जाता है कि हाँ ठीक है, लैंडलॉर्ड को जेन्युइनली नीड है, तो हम टेनेंट को इविक्ट कर देते हैं। तो एकदम से ही टेनेंट को बाहर नहीं फेंक देंगे। पहले जो लैंडलॉर्ड है उसको 6 महीने एटलीस्ट रुकना पड़ेगा, क्योंकि यार वो जो टेनेंट है वो भी तो बेचारा कहीं और घर वर देखेगा। उसको अब ऑर्डर आने के अगले दिन ही निकाल के फेंक दोगे क्या? उसको एटलीस्ट 6 महीने का टाइम दोगे कि वो दूसरा कोई अपना अकोमोडेशन, कोई दूसरा घर वगैरह देख ले। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ क्या बोलते हैं, अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। यानी कि जो प्रीमाइसेस है ना लैंडलॉर्ड की, वो अब ऐसी हो गई है कि वहां पे कोई इंसान नहीं रह सकता, उसको रिपेयर वगैरह की जरूरत है। तो अगर ऐसा ऐसी चीज है तब भी आप टेनेंट को इविक्ट कर सकते हो। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी बोलते हैं सब्सटैंशियल ऑल्टरेशंस, एडिशंस या रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि जो लैंडलॉर्ड है उसको अपनी प्रीमाइसेस पे कुछ बहुत ज्यादा ऑल्टरेशंस या पूरा रिकंस्ट्रक्ट वगैरह करवाना है, या कुछ मतलब एडिशंस वगैरह करवाने हैं, तो फिर आपको वो एक ग्राउंड बन जाता है कि वो टेनेंट को इविक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 14 सबसेक्शन 8 इसका क्या सॉल्यूशन देता है, बोलता है कि रिकंस्ट्रक्शन शुड नॉट चेंज द ओरिजिनल प्रीमाइसेस। तो या ओरिजिनल पर्पस, सॉरी। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि पहले जो प्रेमाइसेस थी वो रेजिडेंशियल पर्पसेस का था, ठीक है, लेकिन अब अगर लैंडलॉर्ड जो है उसको रिकंस्ट्रक्शन का आपने मौका दिया, उसको अलाउ कर दिया, तो वो जो प्रेमाइसेस है वो पूरी वो एक कमर्शियल पर्पसेस के लिए एक मॉल वगैरह बना देगा। तो अगर आप ऐसा रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो तो टेनेंट को एविक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड के पास वैलिड प्लान्स होने चाहिए, पूरा एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए कि हाँ ऐसे रिकंस्ट्रक्शन हो गए, ऐसे एडिशन करने, ऑल्टरेशन, मतलब वेग बातें नहीं करनी चाहिए कि मुझे ऑल्टरेशन करवानी है, मुझे एडिशन करवाना है, ऐसा नहीं। मतलब सबूतों के साथ पूरा, या फंड्स के साथ कि मुझे करवानी ही है ये एडिशंस करवानी है, ऑल्टरेशंस करवानी है, सब कुछ करवाना है। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच बोलता है टेनेंट हैज एक्वायर्ड और बीन अलॉटेड अनदर रेजिडेंस। इसका मतलब ये है कि जो टेनेंट है उसने या तो अपना खुद का घर खरीद लिया है, या फिर उसको मतलब गवर्नमेंट की तरह से कोई दूसरा रेजिडेंस जो है वो अलॉट हो गया है, तब भी आप क्या कर सकते हो, उसको एविक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आई जो है क्लॉज, वो बोलते हैं प्रीमाइसेस वाज गिवन बिकॉज टेनेंट वाज एन एम्प्लॉय एंड नाउ ही हैज लेफ्ट द जॉब। तो जैसे कि मान लो कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मेरे यहाँ पे एक बंदा है, वो वॉचमैन का काम कर रहा था, इसलिए मैंने उसको अपने जो प्रेमाइसेस है उस पे रेंट पे रख लिया था। लेकिन अब वो जो बंदा है वो अब मेरे यहाँ पे ये वॉचमैन का काम नहीं करता, तो अब मैं, मेरे पास ग्राउंड आ जाता है कि मैं उसको इविक्ट करूँ, क्योंकि मैंने उसको जॉब पे, मतलब मैंने उसको प्रेमाइसेस लेट आउट इसलिए की थी, मैंने उसको रेंट पे इसलिए दी थी क्योंकि वो मेरे यहाँ पे वॉचमैन का काम कर रहा था, इसलिए मैंने दे दी। लेकिन अब जब वॉचमैन की जॉब ही नहीं है, वो जॉब ही खत्म हो गई है, तो फिर अब मैं उसको अपने प्रेमाइसेस में रख के क्या करूंगी? तो ये एक एविक्शन का ग्राउंड बन जाता है। लेकिन सेक्शन 14 सबसेक्शन 9 क्या प्रोटेक्शन देता है, ये बोलता है कि मान लो अगर जेन्युइनली एक डिस्प्यूट है, ठीक है, कि क्या जो वॉचमैन है उसको निकाला गया है या फिर नहीं। यानी कि मान लो कि वॉचमैन बोल रहा है कि नहीं, मेरी तो अभी भी एम्प्लॉयमेंट चल रही है इनके साथ, लेकिन ये जो है लैंडलॉर्ड वो बोल रहा है कि नहीं, मैंने तो वॉचमैन ये बदल दिया, अब ये नहीं है मेरी एम्प्लॉयमेंट में। तो फिर अगर ऐसा डिस्प्यूट है ना एक्चुअली में, तो जो कंट्रोलर है वो सीधे एविक्शन ऑर्डर नहीं पास करेगा, पहले ये जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व होगा कि क्या एक्चुअली में अभी वॉचमैन जो है वो लैंडलॉर्ड ने रखा हुआ है या झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद क्लॉज जे बोलता है टेनेंट हैज कॉज सब्सटैंशियल डैमेज टू द प्रीमाइसेस। यानी कि बहुत तगड़ा वाला डैमेज कर दिया उसने प्रीमाइसेस को। लेकिन इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्या है, सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 बोलते हैं कि या तो टेनेंट जो है उसने डैमेजेस
जो है उसका पूरा कॉस्ट दे दिया, मतलब उसने पूरे जो डैमेजेस है वो सब कुछ रिपेयर कर दिया टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंट्रोलर। कंट्रोलर ने जैसे बोला था कि ये पूरे डैमेजेस ऐसे ऐसे रिपेयर कर दो, उसके हिसाब से तुमने रिपेयर कर दिया, या फिर तुमने क्या है कॉम्पनसेशन पे कर दिया, तो तुम्हारा इविक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद के क्लॉज बोलते हैं टेनेंट वायलेटेड गवर्नमेंट इम्पोज कंडीशन, यानी कि वो जो लैंडलॉर्ड की जो प्रेमाइसेस था ना, उसमें मान लो गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन लगाई हुई थी, जैसे कि ये सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज होनी चाहिए, ये प्रेमाइसेस कमर्शियल के लिए नहीं। लेकिन तुमने बात नहीं मानी एज अ टेनेंट और तुमने कमर्शियल के लिए यूज करने लगे, तब भी क्या है तुम्हारा एक ग्राउंड ऑफ एविक्शन बन जाता है। लेकिन इसका प्रोटेक्शन क्या बोल रहा है, सेक्शन 14 सब सेक्शन 11 बोलता है कि मान लो जो टेनेंट है वो उस कंडीशन को कंप्लाई करने लग जाता है, या फिर क्योंकि उसने कंडीशन ब्रेक की थी तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो जो गवर्नमेंट है अथॉरिटी है उसको दे देता है वो कॉम्पनसेशन, तब भी उसका कोई इविक्शन वगैरह नहीं होगा। फिर उसके बाद एल्स क्लॉज बोलता है प्रीमाइसेस रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डेवलपमेंट वर्क ऑन गवर्नमेंट्स ऑर्डर। अब गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया है कि लैंडलॉर्ड को अपनी जमीन पे ये काम करवाना है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर, तब भी वो ये जो टेनेंट है उसको इविक्ट कर सकता है, मतलब एक ग्राउंड बन जाता है और एप्लीकेशन ऑफ इविक्शन लगा सकता है।